अब यदि अगला प्रश्न ये पूछा जाए कि मिस्र अगर सभ्य हुआ तो वो कहाँ से सभ्य हुआ होगा। मिस्र के पिरामिड हम जानते हैं, मिस्र के राजाओं की कितनी बड़े बड़े राजाओं की वहाँ परंपरा रही है, फ़िरौन लोगों की, जिनको दफनाया जाता है। इतने समृद्धि और वैभव के साथ वो लोग दफनाए गए हैं, इतने खजानों के साथ। तो वो लोग इतनी सभ्यता कहाँ से सीखे। यूरोप का विचारक मुझे लगता है कि इसका जवाब नहीं दे पाता है ठीक से, वो चुप हो जाते हैं। और सच्चाई तो ये है कि मिस्र ने भी ये सभ्यता संस्कृति पूरब से सीखी थी। बहुत कम यूरोपियन विचारक हैं जो बड़े ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करेंगे। ऐसा तो मैं केवल एक ईमानदार विचारक वाल्टेयर को ही पाया, जो ये कहते हैं कि यूरोप में जो कुछ भी इस तरह का आया वो पूरब से आया। इतिहास और भूगोल विचारों से बड़ा ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। देखिए, जिस जगह का जैसा परिवेश होता है, जैसा वातावरण होता है, जैसी भौगोलिक परिस्थिति होती है, वहाँ के लोगों का वैसा ही रहन सहन होता है। जहाँ के लोग का जैसा रहन सहन होता है, वहाँ के लोग का उसी तरह का विचार पैदा होता है। अब जैसे साइबेरिया में रहना हो, टैगा टुंड्रा में रहना हो, बर्फीली जगह अंटार्कटिका में रहना हो, वहाँ जीवन यापन करना हो मान लो, तो पत्थर के घर में रहेंगे। नित्य के भोजन के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, तो ज़्यादा मनुष्य की एक्टिविटीज इसी सब में खर्च हो जाएगी। तो उच्च विचार के लिए, जीवन के अन्य पर समस्याओं पर, परिस्थितियों पर विचार करने के लिए मनुष्य के पास समय नहीं बचेगा। किंतु जहाँ की प्रकृति हरी भरी है, उपजाऊ है, जहाँ प्रकृति का वरदान इतना ज़्यादा है कि मनुष्य को अपना जीवन साधने में, जीवन यात्रा तय करने में कम मेहनत करनी पड़े, मनुष्य वहीं रहना चाहता है। वहाँ उसको जीवन के संघर्ष कम करने पड़ते हैं जीवित रहने के लिए, और विचारों के लिए अवकाश मिलता है। विशेष करके ऐसे विचारों के लिए जिनका पेट भरने से, सुरक्षित रहने से कम जीवन की अन्य समस्याओं से उलझना, जिसका उद्देश्य ज़्यादा होता है। जैसे इन प्रश्नों से, इन शाश्वत प्रश्नों से, जिनका आज भी कोई एक में उत्तर नहीं खोजा जा सका है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसने हमें पैदा किया, ये दुनिया क्या है, किसने इसे बनाया, अपने से बन गई क्या, इसके होने का उद्देश्य क्या है, ये संसार का लक्ष्य क्या है। ऐसे शाश्वत प्रश्न आज भी शाश्वत ज्यों के त्यों बने पड़े हैं। इन पर बड़ी माथापच्ची की गई है। पूरी मानव जाति ने जब जब मौका मिला है इस पर सोचा होगा। लड़ाई से, झगड़ा से, अपना जीवन बचाने से, भोजन पानी से जब भी छुट्टी पाया होगा मनुष्य, तब तब इन प्रश्नों पर उलझा होगा, विचार किया होगा। तो यहाँ से तो इस विचार की ऐतिहासिकता शुरू होती है। और पाश्चात्य दर्शन के दार्शनिक विचारों की ऐतिहासिकता हमें यूनान से शुरू मिलती है, दिखती है। यूनान में सबसे प्राचीन मत माइलेशियन मत के नाम से हमारे सामने आता है, जिसके सबसे पहले दार्शनिक थेलीज हैं। थेलीज, एनेक्जिमेनीज और एनेक्जिमेंडर, ये तीन दार्शनिक हैं। थेलीज के शिष्य थे एनेक्जिमेनीज, एनेक्जिमेंडर उनके शिष्य थे। ये तीनों दार्शनिक कुछ इस तरह के दार्शनिक हैं जैसे भारत में गुरु के शिष्य होते थे, उस शिष्य के शिष्य होते थे, इस शिष्य परंपरा से के जैसा ही वहाँ भी ऐसा लगता है कि माइलेशियन मत भी ऐसे ही शुरू हुआ, ऐसे ही उभरा। उनके विचार का जो तंत्र बनावट हुई, उसके ताने बाने कहाँ से आए, कैसे आए, उनका रुझान किस तरफ था, इस पर विचार करना बड़ा रुचिकर होगा। ईसा के जन्म के 500-600 साल पहले से इस तरह का व्यवस्थित दार्शनिक चिंतन हमें यूनान में मिलने लगता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि वो माइलेशियन मत में हमें थेलीस से लेकर के आरंभ होता दिखता है और प्लेटो अरस्तु में आकर के अपनी परिपूर्णता में हमारे सामने प्रतिष्ठित होने लगता है। ईसा से 600 साल पहले से लेके ईसा के जन्म तक हम
पाश्चात्य दुनिया में, विशेष करके यूनान के क्षेत्र में इस तरह के दार्शनिक विचारों की उद्भावना को हम इतिहास में खोज पाते हैं। 146 ईसा पूर्व में यद्यपि ग्रीस पर रोम की विजय हो गई और ग्रीस, यूनान, रोम का एक प्रांत बन करके रह गया। यूनान की जो दार्शनिक विचारधारा है वो रोम के साम्राज्य के विस्तार काल में भी ईसा के आसपास तक उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। अलेक्जेंड्रिया के फाइलों में, जो ईसा पूर्व 25 से लेकर के 40 ईस्वी तक जीवित रहे, और प्लूटार्क में जो 45 ईस्वी के लगभग थे, उनमें और बाद में पाइथागोरस और प्लेटो तक के सिद्धांत में हम सिद्धांतों को हम ईसाई धर्म के पैदा होने और उसके विकसित होने तक उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। यानी यूनानी दर्शन का प्रभाव हम रोम साम्राज्य के उन्नति के समय, यहाँ तक कि ईसाई धर्म के उद्भव और उसके विकास के आरंभिक दिनों तक हम यूनानी दर्शन का प्रभाव दार्शनिकों के चित्त पे रेखांकित हुआ पाते हैं। मध्य युग में जब ईसाई धर्म की शुरुआत हो गई, तब से लेकर के और आधुनिक काल उस काल को देखिए, विचारों का जो पाश्चात्य दर्शन का इतिहास है उसको हम 3 भागों में बांट करके अपने चर्चा में ले आएंगे। एक तो प्राचीन काल, जिसको हम यूनानी चिंतन का काल मानते हैं, और एक मध्यकाल जो ईसाईयत के विस्तार का काल रहा, ईसाई धर्म और चिंतन के विस्तार का समय, इसको मध्य युग कहते हैं। ये ईसा के जन्म से लेकर के 12वीं 13वीं शताब्दी तक हमें दिखाई देता है। यूरोप में जो पुनर्जागरण का युग आया, रिनेंसा का युग आया, यह आधुनिक चिंतन का काल है। ये विज्ञान के और बौद्धिकता के उद्भव और विकास का काल है। इस प्रकार हम जब ऐतिहासिक सर्वेक्षण करते हैं पाश्चात्य विचार परंपरा का, तो हम वो आदिकाल यूनानी काल, मध्यकाल ईसाई काल और भौतिकता और विज्ञान के विकास के युग का हमारा आधुनिक काल, इन 3 कालों में विभाजित करके हम करते हैं। अभी हमने ये कहा कि थेलीज से लेकर के शुरू हुआ, प्लेटो अरिस्टोटल तक विकसित हुआ यूनानी दर्शन, उसके विभिन्न मतांतर, जिनकी संरचना पर हम अभी संक्षेप में विचार करेंगे। उसका प्रभाव रोमन साम्राज्य के विकास तक और यहाँ तक कि ईसा के जन्म काल तक हमें दिखाई देता है।